कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत बड़ी कोठी बना रहे हैं। आपके पास एक बहुत सुंदर ड्राइंग रूम होगा जहां मेहमान आएंगे। घर पर ज़रूरत का ढेर सारा सामान भी होता है। बड़ी बड़ी संदूकें, अनाज की बोरी और एक्स्ट्रा सामान। क्या इन सबको आप उसी ड्राइंग रूम में रखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सामान को स्टोर रूम में रखेंगे और ड्राइंग रूम को साफ सुथरा रखेंगे। तो बिल्कुल, संविधान निर्माताओं ने भी यही किया। संविधान के अनुच्छेद हमारा साफ सुथरा ड्राइंग रूम है जहां सिर्फ नियम लिखे हैं, और अनुसूचियां, शेड्यूल्स, हमारा स्टोर रूम है जहां उन नियमों की भारी भरकम लिस्ट और डिटेल्स रखी गई है। एक सरल उदाहरण से समझते हैं। जैसे किसी स्कूल के नियम कहते हैं कि कक्षा सुबह 8 बजे से 2 बजे तक चलेंगी, लेकिन कौन सा विषय किस समय पढ़ाया जाएगा इसके लिए एक अलग टाइम टेबल, शेड्यूल होता है। यही भूमिका संविधान में अनुसूचियों की है। जब संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान को लिखा जा रहा था तो उनके सामने एक चुनौती थी। संविधान को पढ़ने लायक कैसे बनाया जाए। जैसे अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। अब अगर इसी लाइन के तुरंत बाद वो भारत के सभी राज्यों के नाम, उनके जिलों की सीमाएं और उसका क्षेत्रफल लिखने लगते तो केवल पहला अनुच्छेद ही 50 पन्नों का हो जाता। संविधान की किताब इतनी मोटी और उबाऊ हो जाती कि कोई उसे पढ़ता ही नहीं। इसलिए उन्होंने एक स्मार्ट फाइलिंग सिस्टम अपनाया। नियम या आर्टिकल मुख्य किताब में सिर्फ नियम लिखे हैं, जैसे निम्न संवैधानिक पदाधिकारियों को वेतन व भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाएंगे, और उसका रेफरेंस दे दिया गया, ब्रैकेट में लिख दिया गया विस्तृत लिस्ट के लिए पीछे अनुसूची 2 देखें। तो अनुसूचियां संविधान के अंत में दी गई वो पूरक सूचियां हैं, सप्लीमेंट्री लिस्ट्स हैं, जो अनुच्छेदों में कही गई बातों को विस्तार देती है। मूल संविधान में इनकी संख्या 8 थी, मतलब तब स्टोर रूम छोटा था। समय के साथ जरूरतें बढ़ी तो अब इनकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है, स्टोर रूम बड़ा हो गया है। अनुच्छेद बताता है कि क्या करना है, व्हाट, जबकि अनुसूचियां बताती हैं कैसे करना है, डिटेल्स एंड लिस्ट देती हैं। कुल मिलाकर अनुसूचियां बाहरी नहीं है, बल्कि संविधान के भारी सामान को रखने की उपयुक्त जगह है। हम पहले भाग 1 देखेंगे, जहां देखेंगे संविधान की अनुसूचियां 1 से 8 तक। क्यों भाग 1 में रखा है? ये अनुसूचियां 26 जनवरी 1950 को लागू होने वाले संविधान के समय से ही मौजूद थी, जबकि 9 से 12 तक की अनुसूचियां उनको हम भाग 2 में देखेंगे, जिन्हें बाद में जोड़ा गया। तो शुरुआत करते हैं पहली अनुसूची से। अनुसूची 1, देश और उसके राज्य। विषय क्या है? राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनके नाम और उनके क्षेत्र। जब भी कोई पूछे कि भारत क्या है, तो जवाब यहां मिलेगा। इसमें लिखा है कि भारत में कौन कौन से राज्य शामिल हैं। अगर कोई नया राज्य बनता है, जैसे तेलंगाना बना था, तो बदलाव इसी अनुसूची में किया जाएगा। दूसरी अनुसूची, वेतन और भत्ते। विषय क्या है? संवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारियों का वेतन। भारत के बड़े बड़े पदों, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश, इन सबको कितनी सैलरी और क्या सुविधाएं मिलेंगी, इसकी लिस्ट यहां है। दुनिया में सबसे पहले इंसान पैसों की बात करता है, इसलिए राज्य के बाद पैसों की बात की गई। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि इसमें मंत्रियों की सैलरी नहीं है, बल्कि संवैधानिक पदों पर बैठे पदाधिकारियों की सैलरी है। हम आते हैं तीसरी अनुसूची में। यहाँ शपथ का प्रारूप है, ओथ का प्रारूप है, पद ग्रहण करते समय दी जाने वाली शपथ का प्रारूप। जब कोई नेता, जैसे मंत्री, सांसद, विधायक चुनाव जीतते हैं या किसी न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, तो कुर्सी में बैठने से पहले उसे अपने पद की शपथ लेनी पड़ती है। यह शपथ या ओथ क्या होगी, उसके शब्द यहाँ लिखे हैं। इसके कुछ अपवाद, एक्सेप्शन है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ इसमें शामिल नहीं है, उनके लिए अलग अलग अनुच्छेद है।
आगे बात करते हैं चौथी अनुसूची शेड्यूल 4। इसमें राज्यसभा की सीटों के आवंटन के बारे में बात की गई है कि किस राज्य से कितने राज्यसभा सांसद राज्यसभा में जाएंगे। हर राज्य की जनसंख्या अलग अलग है, इसलिए उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य से राज्यसभा में ज्यादा लोग जाते हैं 31, और गोवा जैसे छोटे राज्य से कम 1। किस राज्य को कितनी सीटें मिलनी हैं, यह लिस्ट या सूची इस चौथी अनुसूची में दी जाएगी। पांचवी अनुसूची SC/ST क्षेत्रों का प्रशासन शेड्यूल 5 में है। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों SC/ST का प्रशासन। भारत के कई इलाकों में आदिवासी समाज रहता है। उनकी संस्कृति और जमीन बचाने के लिए वहां सामान्य कानून वैसे लागू नहीं होते जैसे शहरों में होते हैं। पूरे भारत में कुछ विशेष राज्यों को छोड़कर पूरे भारत के आदिवासी क्षेत्रों की देखभाल कैसे होगी, यह यहां लिखा है। छठवीं अनुसूची पूर्वोत्तर के विशेष राज्यों के संदर्भ में है। 4 विशेष राज्य हैं। कौन कौन से? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में इस छठी अनुसूची में दिया गया है। अनुसूची 5 पूरे देश के लिए थी, लेकिन पूर्वोत्तर भारत जो नॉर्थ ईस्ट के इन 4 राज्यों की बात है, इनकी संस्कृति बहुत अलग है। यहाँ के आदिवासियों को अपने जंगल और कानून खुद बनाने की ज्यादा आजादी दी गई है। याद रखने की ट्रिक क्या है? अत्रिमेनी, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इस अत्रिमेन को क्यों जोड़ा है? क्योंकि आगे जब हम अंत में होंगे तो इनको याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक बताएंगे कि आपको जितनी भी अनुसूचियां हैं, उन अनुसूचियों के विषय आसानी से याद हो जाएंगे। इसलिए फिलहाल अत्रिमेनी, अदरवाइज इंग्लिश में कई जगह पर AMTM भी दिया हुआ है, लेकिन हमने अत्रिमेनी लिया है। आते हैं 7वीं अनुसूची पे, जहां शक्तियों का बंटवारा है। हम लोगों ने फेडरल, क्वासी फेडरल, यूनिटरी, इन सारी चीजों को देखा हुआ है। शक्तियों के बंटवारे के ऊपर थी, और शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया है राज्य और केंद्र के मध्य में, इस 7वीं अनुसूची में दिया गया है। केंद्र और राज्य के सरकार के बीच में जो ताकत का बंटवारा है, झगड़ा ना हो कि कौन किस पर कानून बनाएगा, इसके लिए 3 सूचियां बनाई गई हैं। संघ सूची, यूनियन लिस्ट, इस पर सिर्फ केंद्र की सरकार ही कानून बनाएगी, जैसे सेना, रेलवे या विदेशी मामले। राज्य की सूची, स्टेट लिस्ट, इस पर राज्य सरकार खुद कानून बनाएगी, जैसे पुलिस है, खेती है। समवर्ती सूची और कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी है जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा, विवाह आदि। बात करेंगे हम 8वीं अनुसूची की। 8वीं अनुसूची भाषाओं के लिए समर्पित है, और इसमें भारत की आधिकारिक भाषाएं दी गई हैं। संविधान किन भाषाओं को मान्यता देता है, इसके बारे में बात की गई है। मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थीं, लेकिन अब बढ़कर 22 भाषाएं हो गई हैं। ये क्या मामला है, अगर इसको जानना है तो आपको हिंदी की जो क्लासेस थी भाषा एवं लिपि की, उसका एक चैप्टर है भाषाएं समाज से संविधान तक सेतु, आप उसको जरूर देखिएगा, विस्तार से बताया हुआ है। 22 भाषाएं कौन कौन सी थी? इनमें से कुछ भाषाएं जैसे हिंदी है, मराठी है, गुजराती है, तमिल। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अंग्रेजी इसमें शामिल नहीं है। अब हम बात करेंगे भाग 2 की, क्योंकि हम पहली से 8वीं अनुसूची तक आ गए। ये अनुसूचियां 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान पूर्णतः लागू हो रहा था, उस दिन से अमल में है। लेकिन 9 से 12 तक की जो अनुसूचियां हैं, इनका अपना इतिहास है, अपना कथा विस्तार है, तो इनको थोड़ा विस्तार से देखेंगे। बाकियों को तो हमने केवल उनके सब्जेक्ट के हिसाब से देख लिया, लेकिन इनमें इतिहास है, इनमें कथाएं, तो उन चीज़ों को देखेंगे। तो अनुसूची 9 से 12 तक का ऐतिहासिक कथाक्रम और विस्तार देखेंगे। ये अनुसूचियां भारतीय राजनीति,
और समाज में आए बड़े बदलावों का परिणाम है। नवीं अनुसूची संबंधित है भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा से। कब जोड़ी गई है? यह प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई। क्या है इसकी ऐतिहासिक कथा, हिस्ट्री क्या है इसकी? आजादी के तुरंत बाद भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य सामाजिक समानता लाना था। इसके लिए जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और भूमि सुधार कानून लागू करना जरूरी था। लेकिन उस समय तक संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था। जब भी सरकार किसी जमींदार की जमीन लेती तो वो कोर्ट में चले जाते और कोर्ट इसे मौलिक अधिकारों का हनन मानकर सरकार के कानून को रद्द कर देता। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने इसका हल निकालने के लिए पहला संविधान संशोधन किया और नवीं अनुसूची बनाई। क्या महत्व है इस अनुसूची का? इस अनुसूची में डाले गए कानूनों को अदालतों में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य भूमि सुधार कानूनों को लागू करना था। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद क्या हुआ था? 24 अप्रैल 1973 पर केशवानंद भारतीवाद इसका निर्णय आया था, जिसे 7 और 6 के संकीर्ण बहुमत से पास किया गया था। इस सूची में डाले गए कानूनों की भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। 24 अप्रैल 1973 के बाद इस सूची में जो भी कानून डाले गए हैं उनकी भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है यदि वे संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं। संविधान का मूल ढांचा क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है, इसके बारे में एक समर्पित वीडियो है, उसको जरूर देखिएगा। नई अनुसूची पर एक विशेष नोट या न्यायिक समीक्षा का पेज देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि नवी अनुसूची को इसलिए बनाया गया था ताकि कोर्ट कानूनों को रोक ना सके। लेकिन 2007 में एक ऐतिहासिक फैसला आया, आईआर कोयलो केस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नवी अनुसूची कोई जादुई कंबल नहीं है जिससे सरकार किसी भी कानून को छिपा सके। कोर्ट ने तय किया इसी निर्णय में कि 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती केस की तारीख के बाद जो भी कानून नवी अनुसूची में डाले गए हैं, अगर वे संविधान के मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करते हैं तो कोर्ट उनकी जांच कर सकता है और उन्हें रद्द भी कर सकता है। कुल मिलाकर नवी अनुसूची अब पूर्णतः कोर्ट की नजर से सुरक्षित नहीं है। बात करेंगे 10वीं अनुसूची की। इसको जानना और एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करता है। कब जोड़ी गई? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा। इसकी ऐतिहासिक कथा या इसकी हिस्ट्री क्या है? 1960 और 70 के दशक में भारतीय राजनीति में अस्थिरता का दौर था। विधायक और सांसद अक्सर अपने निजी लाभ या मंत्री पद के लालच में एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते थे। हरियाणा के एक विधायक गयालाल ने तो एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदली, जिससे आया राम गया राम का मुहावरा प्रसिद्ध हुआ। इससे सरकारें गिर जाती थीं और लोकतंत्र कमजोर हो रहा था। इस समस्या को रोकने के लिए राजीव गांधी की सरकार ने 1985 में यह सख्त कानून बनाया। महत्व क्या है इसका? इसके तहत यदि कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी के व्हिप के खिलाफ वोट करता है या पार्टी छोड़ता है, व्हिप क्या है यह जानने के लिए क्लासेस में बने रहिएगा। तो अगर वो अपनी पार्टी के व्हिप के खिलाफ वोट करता है या पार्टी छोड़ता है तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। यह राजनीति में स्थिरता लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ विशेष तथ्यों को देखेंगे। 10वीं अनुसूची जो दल बदल कानून है उसकी गहराइयां देखेंगे, डीप डाइव चलेंगे। इस कानून का मुख्य उद्देश्य सांसदों और विधायकों को अपनी पार्टी बदलने से रोकना था, लेकिन यह हर स्थिति में लागू नहीं होता। डिस्क्वालिफिकेशन के कुछ ग्राउंड्स हैं, अयोग्यता के कुछ आधार हैं। एक सांसद एमपी या विधायक एमएलए की सदस्यता किन परिस्थितियों में रद्द हो सकती है? नंबर 1, स्वेच्छा से त्याग। यदि कोई सदस्य खुद अपनी मर्जी से उस राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है जिसके टिकट पर वह चुना गया था। व्हिप का उल्लंघन।
यदि कोई सदस्य सदन में वोटिंग के दौरान अपनी पार्टी के आदेश व्हिप के खिलाफ वोट करता है या वोटिंग से अनुपस्थित रहता है और पार्टी उसे 15 दिनों के भीतर माफ नहीं करती। निर्दलीय सदस्य, यदि कोई निर्दलीय सदस्य जो इंडिपेंडेंट चुना गया है वह सदस्य बाद में किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो भी उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। नामित सदस्य, नॉमिनेटेड मेंबर, यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा नामित सदस्य शपथ लेने के 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होते हैं। सबसे बड़ा अपवाद विलय या मर्जर का नियम। देखेंगे क्या लूप होल है। यह इस कानून का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसका इस्तेमाल अक्सर सरकारों को गिराने या बनाने में होता है। नियम क्या है? दल बदल कानून तब लागू नहीं होता जब किसी पार्टी के कम से कम 2/3 विधायक या सांसद एक साथ पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में मिल जाएं या नया गुट बना लें। हम इसके ऐतिहासिक बदलाव को देखेंगे कि मूल कानून क्या था और संशोधन क्या हुआ। मूल कानून 1985 में यह सीमा 1/3 थी, 1/3 थी, लेकिन इसका दुरुपयोग होने लगा। इसलिए 2003 में 91वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था उसके द्वारा इसे बढ़ाकर 2/3 कर दिया गया ताकि तोड़फोड़ थोड़ी मुश्किल हो जाए। एक गणितीय उदाहरण लेते हैं। यदि किसी पार्टी के 90 विधायक हैं और उनमें से 60 यानी 2/3 या 2/3 भाग या उससे अधिक लोग अलग हो जाएं तो उन पर दल बदल कानून नहीं लगेगा, वे अपनी सदस्यता बचा लेंगे। डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन है? निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है? दल बदल के मामले में किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करना या नहीं, इसका अंतिम निर्णय सदन के अध्यक्ष, स्पीकर या सभापति, चेयरमैन का होता है। विवाद क्या रहा? कई बार स्पीकर पर पक्षपात का आरोप लगता है क्योंकि वह आमतौर पर सत्ताधारी पार्टी का हिस्सा होता है, लेकिन फिर भी न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू मौजूद है। पहले यह माना जाता था कि स्पीकर का फैसला अंतिम है और कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता, लेकिन 1992 के किहोतो होलोहन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर का फैसला न्यायिक समीक्षा के अधीन है। यानी अगर स्पीकर का फैसला गलत या दुर्भावनापूर्ण है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। एक विशेष तथ्य देखेंगे। 10वीं अनुसूची राजनीति में स्थिरता लाने के लिए है, लेकिन 2/3 सदस्यों के विलय वाले नियम का इस्तेमाल आज भी बड़े राजनीतिक उलटफेर के लिए होता है। नियम क्या है? 2/3 का गणित। संविधान की 10वीं अनुसूची जो कि 52वां संविधान संशोधन था 1985 द्वारा जोड़ी गई थी, का मुख्य उद्देश्य क्या था? नेताओं को पार्टी बदलने से रोकना था ताकि सरकारें स्थिर रहें। लेकिन कानून में एक अपवाद, एक्सेप्शन रखा गया था शुरुआत से ही। अगर कोई अकेला विधायक पार्टी छोड़ता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। लेकिन मर्जर प्रोविजन क्या कहलाता है? क्या कहता है कि अगर किसी पार्टी के 2/3 या उससे ज्यादा विधायक एक साथ अलग होकर किसी दूसरी पार्टी में विलय कर लेते हैं या अलग गुट बना लेते हैं, जिसे वे असली पार्टी कहते हैं, तो उन पर यह कानून लागू नहीं होगा। व्यावहारिक उदाहरण देखते हैं। महाराष्ट्र का सियासी संकट, शिंदे वर्सेस ठाकरे। दल बदल कानून की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने वाला सबसे बड़ा हालिया उदाहरण है महाराष्ट्र 2022 का। घटनाक्रम क्या था? मूल पार्टी जो शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में थी, कुल विधायक कितने थे? 55। विद्रोही गुट एकनाथ शिंदे उसके वरिष्ठ नेता थे। क्या गणित रही? कानून से बचने के लिए शिंदे गुट को शिवसेना के 55 विधायकों में से 2/3 यानी 36.6 या 37 विधायकों की जरूरत थी। क्या हुआ? एकनाथ शिंदे 40 से ज्यादा विधायकों को लेकर अलग हो गए। चूंकि उनके पास 2/3 मतलब 37 संख्या थी, इसलिए सदस्यता बची रही। उन पर दल बदल कानून, डिस्क्वालिफिकेशन का कानून लागू नहीं हुआ। दावा क्या किया गया? उन्होंने यह नहीं कहा कि हमने पार्टी छोड़ी है, उन्होंने कहा हम ही असली शिवसेना है क्योंकि ज्यादा विधायक हमारे साथ हैं। एक आयरनी है, कानून की अवहेलना या विडंबना। यहाँ कानून की मंशा, स्पिरिट ऑफ द लॉ, पूरी तरह विफल हो गई। कानून बनाया गया था
फुटकर दल बदल रिटेल डिफेक्शन रोकने के लिए, लेकिन इसने थोक दल बदल होलसेल डिफेक्शन को वैध बना दिया। यानी एक आदमी चोरी करे तो अपराध, लेकिन पूरी भीड़ चोरी करे तो उसे क्रांति मान लिया गया। विश्वसनीयता पर संकट, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी। महाराष्ट्र मामले और बाद में एनसीपी में अजित पवार मामले में इस कानून की 3 बड़ी कमजोरियों को उजागर कर दिया। ए, असली पार्टी कौन? लेजिस्लेटिव वर्सेस ऑर्गेनाइजेशनल विंग। चुनाव आयोग और विधानसभा अध्यक्ष ने फैसला सुनाते समय यह देखा कि विधायक किसके पास ज्यादा है, लेजिस्लेटिव स्ट्रेंथ किसके पास ज्यादा है। समस्या, एक पार्टी सिर्फ विधायकों से नहीं बनती है, उसमें लाखों कार्यकर्ता और संगठन होता है, ऑर्गेनाइजेशनल विंग होता है। लेकिन इस फैसले ने यह संदेश दिया कि विधायक चुरा लो, पार्टी तुम्हारी हो जाएगी। स्पीकर की भूमिका, दल बदल का फैसला लेने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष का होता है। भारत में स्पीकर किसी न किसी पार्टी का होता ही है। महाराष्ट्र में आरोप लगे कि स्पीकर ने फैसले में देरी या पक्षपात किया, जिससे विद्रोही गुट को सरकार बनाने का समय मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पीकर के फैसले लेने की समय सीमा पर सवाल उठाए थे। कुल मिलाकर यह विचारधारा की हत्या है। जनता ने शिवसेना प्लस कांग्रेस प्लस एनसीटी गठबंधन या बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन कानून के इस लूप होल का फायदा उठाकर रातों रात जनादेश जो मैंडेट था वो बदल दिया गया। यह लोकतंत्र के लिए धोखा माना जाता है। गणितीय उदाहरण जो हम लोगों ने देखा था 90 में से 60 का, उसने सिद्ध किया कि अनुसूची 10 अब दल बदल रोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ कम है और दल बदल सुगम कानून डिफेक्शन एनेबलिंग लॉ ज्यादा है। महाराष्ट्र का यह उदाहरण सिखाता है कि अगर आपके पास संख्या बल है तो आप कानून को चकमा दे सकते हैं। अब बात करेंगे 11वीं अनुसूची की, जो कि पंचायती राज गांवों की शक्ति से संबंधित है। कब जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। इसके पीछे की ऐतिहासिक कथा, हिस्ट्री। महात्मा गांधी का सपना था ग्राम स्वराज, गांवों का शासन। संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों का जिक्र था, लेकिन उनके पास न तो कोई संवैधानिक शक्ति थी और न ही धन। कई दशकों तक पंचायती राज्य सरकारों की मर्जी पर निर्भर थी। लोकतंत्र को जमीनी स्तर ग्रास रूट्स तक ले जाने के लिए नरसिम्हा राव की सरकार ने यह ऐतिहासिक संशोधन पास किया। कौन सा सन था? 1992। संशोधन कौन सा था? 73वां। महत्व क्या था? इसने पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया। इस अनुसूची में 29 विषय जैसे कृषि, सड़क, पेयजल, गरीबी उन्मूलन आदि शामिल है, जिन पर काम करने का अधिकार पंचायतों को दिया गया है। आते हैं 12वीं अनुसूची में, नगर पालिका या शहरी शासन। कब जोड़ी गई? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। देखिए, दोनों ही 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 है। इसके पीछे की हिस्ट्री, जैसे जैसे भारत में शहरीकरण बढ़ा, शहरों की समस्याएं, कैसी समस्याएं? कचरे का प्रबंधन, सीवेज की समस्या या शहरी योजनाएं, ये जटिल होती चली गईं। जिस तरह गांवों के लिए पंचायतों को मजबूत किया गया, उसी समय यह महसूस किया गया कि शहरों के स्थानीय निकायों, म्यूनिसिपैलिटीज को, इनको भी संवैधानिक सुरक्षा और अधिकार मिलने चाहिए ताकि वे प्रभावी ढंग से काम कर सकें। इसने शहरी स्थानीय निकायों, नगर पालिका, नगर निगम को संवैधानिक दर्जा दिया। इसमें 18 विषय है, जैसे शहरी योजना, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सड़कों का निर्माण आदि शामिल है, जो शहर के प्रशासन की जिम्मेदारी है। संविधान की ये 12 अनुसूचियां यह दर्शाती हैं कि भारत का संविधान जड़ नहीं है, बल्कि समय की चुनौतियों, चाहे वह जमींदारी हो, राजनीतिक दल बदल हो या स्थानीय सुशासन हो, इन सब के लिए खुद को विकसित करता रहा है। आइए अंत में बात करते हैं कि इन अनुसूचियों को याद कैसे रखा जाए इनके विषय के साथ। तो इसके लिए एक छोटी सी कविता बोलिए या दोहा बोलिए, आप याद रख सकते हैं। कैसे याद रखेंगे? संघ राज्य भत्ते शपथ आवंटित स्थान। संघराज्य भत्ते शपथ। देखें, संघराज्य पहली अनुसूची,
भत्ते और वेतन दूसरी अनुसूची, शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची, संघ राज्य भत्ते शपथ आवंटित स्थान अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों के आवंटन को लेकर है। संघ राज्य भत्ते शपथ अनुसूचित आवंटित स्थान। अब इसके बाद 5वीं 6वीं की दिशा में जाते हैं। अनुसूचित फिर अत्रिमेम फिर है सूची ज्ञान 7वीं अनुसूची में, राज्य सूची, संघ सूची, संवर्ती सूची। ठीक है, फिर है सूची ज्ञान। 8वीं भाषा और 9वीं में होता भूमि सुधार, दल बदलू पंचायती, नगर पालिका यार। मेरा ख्याल है पूरी 12 अनुसूचियां और उनके विषय अब आपके सम्मुख बड़े इजी में है, तो एक बार पुनः दोहरा देता हूं। संघ राज्य भत्ते शपथ आवंटित स्थान, अनुसूची फिर अत्रिमेम फिर है सूची ज्ञान। 8वीं भाषा और 9वीं में होता भूमि सुधार, दल बदलू पंचायती, नगर पालिका यार। ओके, तो ये रही 12 अनुसूचियां, उनके विषय, उनकी ऐतिहासिकता और उनकी आवश्यकता। धन्यवाद, मिलते हैं अगले स्पेशल लेक्चर में।